Assalamu alaikum ji, welcome to the another episode of Mainstream Talk. This is me Ibrahim Mehdi and you are watching my web channel Mainstream. आज जो हमारे साथ पर्सनैलिटी मौजूद हैं, जो गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ही वर्सटाइल पर्सनैलिटी हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं और कॉमेडियन भी हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हेडलाइंस में भी हैं अपने प्रोजेक्ट्स की वजह से। तो और मैं तारुफ के बात चलूँ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं बब्बू राना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हाल चाल है? अल्लाह की रहमत है, शुक्र है, करम। अच्छा, सबसे पहले तो हम अपनी पॉडकास्ट का आगाज करते हैं। उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा बब्बू राना, हम देखते हैं कि समटाइम्स जो हमारा कल्चर है उसमें प्यार से नाम रख दिए जाते हैं। कुछ काम पे नाम रखे जाते हैं, कुछ घर से कहा जाता है प्यार से। ये बब्बू नाम जो है, इसके पीछे क्या स्टोरी है और क्या असल नाम भी यही है? नहीं, असल नाम तो मेरा मोहम्मद बाबर सिद्दीक है। सही से जो मेरा घर वालों ने, मेरे अब्बू ने रखा नाम मेरा। तो बब्बू राना ये मैं काफ़ी ज़्यादा पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी चैनल्स पे। बब्बू जो मुझे नाम मिला ये उस्ताद बब्बू बराल साहब की तरफ से। अच्छा, उन्होंने मुझे ये नाम दिया था, तो मेरे लिए ये बड़े क्रेडिट की बात है। तो ये है इसकी कह लें कि जर्नी मेरे नाम की, सही। बब्बू राना। हमारे जो पॉडकास्ट का फॉर्मेट है वो हम कुछ इस तरह स्टार्ट करते हैं कि हम चले जाते हैं बचपन पे। लोग आपको जानना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। बचपन कैसा था, क्या एजुकेशन थी, घर का माहौल क्या था? बचपन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। मैं घर में सबसे छोटा था, लाडला जो बच्चा होता है उनमें। तो एजुकेशन मेरी बहुत कम है, ऑलमोस्ट मैं 5 पढ़ा हुआ हूँ, छठी से मैं भागा हुआ हूँ। और घर का जो माहौल था वो हमारा सूफी घराने से मेरा ताल्लुक है। सही। मेरे वालिद साहब जो थे वो सना खान मुस्तफ़ा थे, माशाल्लाह। और मेरे जो भाई हैं वो एक अभी भी इमाम मस्जिद है फैसलाबाद में। और सूफी बैकग्राउंड था हमारा घर का। तो बड़ा अच्छा माहौल, और वो कहते हैं कि बड़ी डाइवर्सिटी थी। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, आपने जिस तरह बताया कि आपके वालिद साहब कभी जो एनवायरनमेंट था, बैकग्राउंड था वो सूफियाना था, भाई भी इमाम मस्जिद में, आपने बड़े 360 के एंगल से रोटेट किया है। नहीं, मैं ये भी कह सकते हैं, मेरे पास कारी की सनद भी है। मैंने किरात जो है वो बकायदा उसका कारी करामत अली नईमी साहब से मैंने 3 महीने का कोर्स किया हुआ है। मेरे पास कारी की सनद भी है, और मैं हिफ्ज़ तो नहीं कर सका। मेरे 2 भाई हिफ्ज़ जिन्होंने किया है वो हाफिज है। तो फिर मेरा नात में मेरा जो था, नात बचपन में पढ़ता था, तो रेडियो पे जाना शुरू हो गया तकरीबन 9 साल की उम्र में। सही। तो रेडियो पे पढ़ता 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 फिर मैं अपने स्कूल से जाता था रेडियो में। तो वहाँ से फिर मेरे चूँकि बड़े भाई हैं जो हामिद रंगीला साहब, जो वो मुझसे पहले शोबिज़ में आ चुके थे थिएटर लाइन में। तो फिर मैं उनका पीछा करता करता बस हादसाती तौर पे मैं थिएटर पे मेरी अपीयरेंस हो गई। मेरा वैसे ज़हन नहीं था थिएटर पे काम करने का। मुझे तो ऐसे ही वो जो दोस्त होते हैं ना, बचपन के दोस्त लड़के, उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया कि जी आप थिएटर लिखें और हमें डायरेक्ट करें। सही। तो मैं एज डायरेक्टर के तौर पे थिएटर में, जो हमारे ये 14 अगस्त पे प्ले होता था हमारा फैसलाबाद में, हमारे मोहल्ले में। ये कितने साल के थे आप जब ये वाकया हुआ? ये बात है 1999 की। सही, 24 साल पहले आज से। हाँ जी। तो मैं यंग ही था, टीनेजर ही, ऑलमोस्ट 15-16 साल का होगा। तो फिर मैंने वो थिएटर लिखा है, खुद प्ले लिखा। मेरे दोस्त है एक कमर मंज, वो उनके साथ मिलके मैंने एक प्ले लिखा, फिर उसको डायरेक्ट किया। तो जिस दिन वो हमारा प्ले ऑन एयर होना था, यानी कि जिस दिन वो परफॉर्म होना था ऑडियंस के सामने, तो जो उस पूरे ड्रामे का जो मेन करेक्टर था लड़का, वो ऑडियंस देख के वो भाग गया। उसका कॉन्फिडेंस शेक हो गया। तो एंड टाइम फिर वो पता ना चले क्या हम करें। वो मेन रोल था उसका, घर के मालिक का। वो चूँकि मैंने लिखा था, मैंने डायरेक्ट किया हुआ था, फिर वो मुझे खुद ही सारा गेटअप उस वक्त स्टेज पे आना पड़ा। वहाँ पे उस्ताद लोग भी बैठे हुए, मैंने इनवाइट किया हुआ था, उस्ताद खादिम हुसैन चंगीला और हमारे फैसलाबाद के मोहसिन शबीर खान साहब, ये वो, उनको हमने चीफ गेस्ट बुलाया हुआ था। तो उन्होंने जब मेरा काम देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम अच्छे हो, तुम कमर्शियल थिएटर क्यों नहीं करते हो? तो मैंने उनको कहा जी मैं कर लूँगा।
ठीक है। तो फिर ऐसे फिर मेरा जड़ावाला से स्टार्ट हुआ। फैसलाबाद के साथ है जड़ावाला सिटी, बड़ा जी। खूबसूरत शहर है जहाँ के भगत सिंह है। तो वहाँ से मैंने थिएटर का स्टार्ट किया। ये बात है 99 की, यानी कि 1999 की गल है। फिर वो चल सो चल आज तक फिर थिएटर कर रहा हूँ। थिएटर तो मैंने छोड़ा हुआ है पिछले कोई 2016 के बाद मैंने थिएटर नहीं किया। टीवी इधर उधर सारा इसी से रिलेटेड काम ही कर रहा हूँ। ये हादसा पेश आया और आप इस फील्ड में आ गए। हाँ ऐसा हम इस साइड पे भी आते हैं, लेकिन आपने एक बात की कि 5 में पढ़ा हूँ, छठी से मैं भाग गया था। क्या शरारती मिजाज से, पढ़ने का दिल नहीं था, क्रिकेट का शौक था, क्या वजह थी? नहीं, वो पढ़ने का शौक था। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी थी कि मुझे ना उस वक्त वो मेरा ना शुरू से ही कह लें कि बचपन से ही मेरी ये ना ख्वाहिश थी कि मैं अपने पैसे कमाऊं। सही है। 9 साल की एज में जब मैं रेडियो फैसलाबाद स्टेशन से पढ़ता था ना, तो उस वक्त भी मेरा एक चेक बनता था 125 का या 150 का या कभी 250 का। तो वो मुझे शुरू से ना आदत पड़ गई थी पैसे कमाने की। तो फिर मैंने पढ़ाई को इसलिए खैर बात कह दिया कि उस वक्त शायद मुझे पता होता तो मैं पढ़ ही लेता। कभी कभी सोचता हूँ अगर मैं पढ़ाई में लग जाता तो फिर मैं इधर नहीं आना था मैंने। और आज जो अल्लाह ताला ने मुकाम दिया हुआ है, शायद उसमें थोड़ा लेट होता या कुछ भी समथिंग। तो इसलिए जो भी अल्लाह करता बेहतरी करता है बेशक। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो 5 पढ़ी हुई हैं वो आज वो कह लें कि FA के बराबर है। देसी स्कूल हुआ करते थे, अच्छे मारने वाले टीचर थे सख्त मिजाज टीचर। उन्होंने ऐसा पढ़ाया कि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि हम FA कर गए हैं। हाँ वो कुछ दुनिया सिखा देती है, दुनिया सबसे बड़ी उस्ताद है। कुछ इंसान लर्न कर लेता है जमाने से, बस ऐसा ही है। सही है। आपने जब कमर्शियल थिएटर में कदम रखा तो क्या पहली आपकी सैलरी थी? पहले तो आपने बता दिया कि 9 साल की उम्र में आपको चेक आता था। हाँ, थिएटर की दुनिया में जब आए तो कितने का चेक आया? चेक नहीं, वो कैश थे। मुझे 300 रुपया उन्होंने कहा आपको रोज का मिलेगा। 300 रुपया रोज का, वो मेरा 2100 रुपया बनता था और साथ में अकोमोडेशन वगैरह मिला के 2500 का मेरी उनके साथ डील हुई। तो वो 25 उस वक्त ऐसे लगता था। उस वक्त जो काम करने वाले लड़के थे ना उस वक्त रेगुलर थिएटर में, जो तेज कह लें जो लड़के माने जाते थे, वो इतने पैसे लेते थे, 3000 2500। और आपका डेब्यू इसी से हुआ? मेरा डेब्यू इसी से हुआ। फिर मेरा डेब्यू अल्हम्दुलिल्लाह मेन रोल से, यानी कि थिएटर की जो थ्योरी है इसमें, अगर आपका मुलाजिम का रोल है ना, घर के मुलाजिम का, तो वो उसको मेजर गिना जाता है क्योंकि उसने स्टेज पे ही रहना होता है। सही। बाकी सब ने आना जाना, उसकी ज़्यादा वो इन्वॉल्वमेंट होती है। तो मेरा पहला जो प्ले था उसमें मैं एज मुलाजिम काम कर रहा था घर का। तो मुझे यानी कि पूरा पूरा प्ले में सेट पर ही रहा। सही। अच्छा, आपने इसमें तो आगे आपने पहला थिएटर भी कर लिया। कोई ऐसा पहला थिएटर जो आपने बहुत बड़े एक्टर के साथ किया हो, जो आपके लिए भी एक बड़ी मोटिवेशन हो कि आज मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ? हाँ, ऐसे मुझे याद है मैं उकाड़ा में प्ले कर रहा था। उससे पहले मैंने आज तक किसी सुपरस्टार के साथ काम नहीं किया था। उकाड़ा आर्ट काउंसिल में मैं प्ले कर रहा था, तो अचानक स्टेज पे खड़ा हुआ तो एक ना बहुत बड़ी क्लैप, मैंने कोई बात भी नहीं की या कोई ऐसी बात भी नहीं हुई ना, एक बहुत बड़ी क्लैप हुई शोरदार। मैंने हैरान हो गया जब ऐसे अपने राइट साइड पे देखा है जहाँ से इंटरेस्ट होती है सबकी। जब देखा तो सरदार कमाल साहब खड़े हुए स्टेज पे। तो मैं उस वक्त एक दफा वो हुआ कि क्योंकि ये थिएटर के बहुत बड़े नाम सरदार कमाल साहब हो गए, तो वो मेरे लिए लम्हा जो था ना, वो एक कह लें कि बहुत खूबसूरत था। कि मैं फिर मस्ताना साहब के साथ साहिवाल में मेरा स्टेज पे तो नहीं उनके साथ मैं इंटरव्यू कर सका, मैं बहुत जूनियर कास्ट में था उस वक्त। तो बैक स्टेज पे उनसे मिलने का मुझे मौका मिला। फिर आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी लोगों के साथ काम किया। तकरीबन ऑलमोस्ट जितने भी आपके पाकिस्तान के इस वक्त सुपरस्टार हैं सबके साथ मैंने काम किया, अमानुल्लाह साहब से लेके असद मुखड़े तक। हम काफी आर्टिस्ट को अगर देखें ना, जैसे आपने कहा मेरा थिएटर चला, रेडियो से मैं थिएटर पे आया, फिर चल सो चल काम होता चला गया। काफी हम आर्टिस्ट को देखें तो उनका एक समझ लें कहीं जॉब करते थे, कहीं कारोबार करते थे, किसी ने हाथ पकड़ा वो थिएटर में आ गए। आपने बताया आपके बड़े भाई जो थे वो ऑलरेडी इस फील्ड में थे जी। तो जिस तरह पाकिस्तान का कल्चर है, आपको कहीं उनकी जरूरत पड़ी कि नहीं जी रेफरेंस चलेगा तो ये लड़का आगे आएगा?
देखिए रेफरेंस भी चलता है, जाहिर बात, जब मैं स्टार्ट मैंने फील्ड में किया तो सबको यही था कि ये हामिद का भाई है। हम्म। तो खाली ये बात नहीं चलती कि आप किसी के भाई हो, टैलेंट भी होना बहुत टैलेंट भी जरूरी है। होना जरूरी है। तो मुझे बहुत हेल्प किया मेरे बड़े भाई के नाम ने, जहाँ भी मैं गया हूँ लोगों ने इज्जत दी। और फिर अल्लाह का शुक्र है कुछ थोड़ा बहुत मैंने काम करके दिखाया, फिर वहाँ मेरा अल्लाह ने अपना भी निज़ाम बना दिया। सो सिफारिश भी चलती है, लेकिन सिफारिश दूसरी दफ़ा नहीं चलती, एक दफ़ा ही चलती है, हम्म। दूसरी दफ़ा नहीं चलती है, लोग उठा के बाहर फेंक देते हैं। सही। थिएटर की दुनिया में भी आपने काम किया है, टीवी में भी आपने काम किया है, दोनों में क्या मेजर फर्क महसूस करते हैं? थिएटर में तो लाइव परफॉर्मेंस होती है, आपको पता है थिएटर में जो आपने बोलना है उसका उसी लम्हे आपको रिजल्ट मिल जाना है। आपने क्या अच्छा फिक्रा बोला है या बुरा बोला है, या आपने फिक्की बात की है या अच्छी बात की है। टीवी का जरा अलग है काम, टीवी में कट का मार्जिन होता है, सोचने का मार्जिन होता है, आप डिले के साथ बात। यानी टीवी में निस्बतन काम आसान है, टीवी में काम आसान है, थिएटर में बहुत टफ काम है। लेकिन जाहिर है जब आप एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में स्विच करते हैं तो वो आपके लिए बड़ा एक चैलेंज होता है। आपने जब थिएटर से टीवी पे आए जी। तो क्या फर्क महसूस कर रहे थे, चैलेंजेस महसूस किए कि टफ है, मुश्किल है, करना पड़ेगा, होगा नहीं होगा? अब मैं, चूंकि मुझे ना शुरू से शौक था टीवी में आने का, मैं मेरा दिली ख्वाहिश थी कि मैं टीवी में काम करूं। जब मैं थिएटर भी करता था ना, उस वक्त भी मेरा ये था कि यार मैं टीवी में काम करूं। तो फिर जब मैं लाहौर आया, सबसे पहले मेरा 2011 में मेरा एक आइटम हिट हुआ, मेरे मुल्क दी बिजली, वो जुगनी की पैरोडी थी। सही। तो फिर उसके बाद मैंने एक दुनिया टीवी पे 3 सीजन किए, वो थे पैरोडी क्वालिस के, हरी मिर्चें शो में। तो उसके बाद फिर मुझे लोग ना उस वक्त सिंगर कंसीडर करते थे कि ये सिंगर है। तो मैं कहता था यार मैं एक्टर भी हूँ, मुझे एक्टिंग में भी काम चांस मिल रहा आपको है। क्या कहलवाना पसंद करता है कि मुझे एक्टर के हैं, मुझे सिंगर के, मुझे मुझे सिर्फ ये है कि कॉमेडियन के जहाँ हैं? से पैसे आते हुए मुझे वो कहलवाना अच्छा लगता है। सही है। तो उस वक्त सिंगर का बहुत कंपटीशन है पाकिस्तान में, और सिंगर में यानी कि आप बड़ी मुश्किल नाम बनाते हैं अपना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ये अमानुल्लाह साहब की बात मैं कोट कर रहा हूँ कि सिंगर को तो पैसे मिलते हैं 6 महीने बाद या 2 महीने बाद, एक्टर को फौरन पैसे मिलते हैं। सही। क्योंकि इसका ज़्यादा वो होता है, खासतौर पे कॉमेडियन या एक्टर, इसलिए कुछ ना कुछ करते ही रहना। सिंगर को तो शो आया, फिर उसने पैसे कमाने हैं। फिर सिंगर साल में 2 3 5 महीने आउट ऑफ सीजन, वो कहने के बेचारे भूखे भी मरते हैं। तो मुझे दोनों ही फॉर्मेट में काम करके मज़ा आता है। और जो गाना है वो मेरा पैशन है, मेरा शौक है कि मैं अच्छा गा सकूं। पता नहीं मैं कैसा, अच्छा तो नहीं गाता हूँ। नहीं सुनेंगे, आजकल तो आप हर तरफ से हेडलाइंस पे हैं, कवाली सुन ली जाए, आपको टीवी पे देख लिया जाए, सोशल मीडिया पे देख लिया जाए। ऐसा ही। अच्छा, आपका पिछले दिनों बड़े हेडलाइंस में रहे, मैं उसको मेजरली डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि बहुत से लोगों ने सुना। बहुत आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा? आप मेरे ख्याल से वाहिद सिपाही थे जिसने इतना अरसा गुजार दिया। आफ्ताब इकबाल साहब के साथ काफ़ी अरसा गुजारा मैंने, और बड़ा कुछ सीखने को मिला। जो आपको पहले बात की ना कि ज़माना सब कुछ सिखा देता है, तो उनके साथ मैंने जितना भी काम किया, मैंने बहुत टीवी की मैंने टेक्निक सीखी, टीवी की कॉमेडी सीखी, टीवी की कॉमेडी क्या होती है। तो कट का मार्जिन, कैमरा फेस करना, बात का उसका लेवल क्या रखना है। थिएटर में चूंकि बहुत लाउड बोलना पड़ता है, तो टीवी में ये है कि माइक्स लगे होते हैं आपके, आपने उसका एक सुर मेंटेन करना है बात करने का। तो आफ्ताब इकबाल साहब के साथ बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितना भी टाइम गुजारा बहुत अच्छा गुजारा। तो उन्होंने भी बहुत प्यार किया, मैंने भी अपना 100% देने की कोशिश की, तो अल्लाह ने बरकत डाली अल्हम्दुलिल्लाह।
जितना भी उनके साथ वक्त गुजरा बहुत अच्छा गुजरा। अच्छा, एक ही तासुर पैदा किया जाता है, टीवी पे भी नजर आता था, अब वो हकीकत आप जानते हैं कि बब्बू साहब जो हैं आफ्ताब साहब के सबसे लाडले हैं, फेवरेट हैं। क्या ऐसा ऑफ स्क्रीन भी था? हाँ, ऑफ स्क्रीन भी था ऐसा। यानी जिस तरह की फेवर्स वो आपको देते थे सबके सामने, यानी बाकी जो आर्टिस्ट को अगर मैं सुनूं ना, तो मैंने देखा है कि काफी जो थे वो शिकायत करते थे कि बब्बू को तो ये दिया, बब्बू को ये कहा, हमें तो इस तरह कुछ नहीं कहा। नहीं देखिए यार, आप जब आप किसी जगह जॉब करते हो ना, बॉस को सारा पता होता है कि कौन बंदा कितना काम कितने कर, पानी में, बिल्कुल। कौन बंदा कितना इन्वॉल्वमेंट है मेरी कंपनी में, कितनी अपनी पुट दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। तो उनको आफ्ताब इकबाल साहब जो बड़े कह लें कि दूरंदेश बंदे हैं, उनको पता होता है कि कौन टीम में क्या अपना मुकाम रखता है। तो मुझे उन्होंने बड़े सहूलियात भी बहुत दी, और मैंने भी उनके लिए काफ़ी कुछ ड्रॉप किया, जो कर सकते थे वो जो किया। किया। हाँ, अच्छा, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करें, खबरदार का जो सीजन था उसमें आपके साथ बहुत बड़े आर्टिस्ट जो थे वो मौजूद थे, लेकिन आपका जो सीजन रहा कुछ म्यूट ही चलता रहा, लेकिन उससे अगले सीजन में आपने माशाल्लाह अपने आप को मनवाया। खबरदार की क्या कहानी है? खबरदार जो हमारा एक्सप्रेस पे शो था ना, वो उसमें बहुत बड़ी टीम थी आफ्ताब इकबाल साहब के पास। नासिर चिन्योटी, आगा माजिद, सलीम अलबेला, हनी अलबेला, और भी बड़े बड़े नाम थे उनके पास। तो मैं चूँकि उनको नया नया ज्वाइन किया था उस वक्त, फिर आफ्ताब इकबाल साहब का जो काम करने का स्टाइल है ना, वो पहले चाहे जितना मर्जी तेज आर्टिस्ट हो ना, वो उसको पहले बिठाते हैं अपने शो में, सही। सैलरी देते हैं और उसको कहते हैं आप देखो शो, 2 महीने देखो, 3 महीने देखो, आपने बात नहीं करनी, पहले इसका फॉर्मेट समझो। जो ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है, क्योंकि जो हम पुराने उस्तादों को देखते हैं ना, थिएट्रिकल जो थे, लाइक तारक जवेद साहब, बब्बू बराल साहब, ये वो कहा करते थे कि आप किसी भी आर्टिस्ट को पहले दिन ही स्टेज पे ना परफॉर्म करवाएं, वो उसका कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा, फिर सारी जिंदगी उसका कॉन्फिडेंस शेक ही रहेगा। सही। उसको पहले बैक स्टेज पे बिठाए, उसको माहौल के साथ मिलने जुलने दें, समझे बात, काम को देखे समझे, फिर उसको स्टेज पे लाए। तो यही आफ्ताब इकबाल साहब का भी स्टाइल था कि चाहे जितना भी कोई उनके पास तेज आर्टिस्ट आए, वो पहले उसको बिठा के कहते थे अभी आप देखो माहौल क्या है, यहाँ पे किस स्टाइल का काम होता है। तो मैंने सुहेला मसाब का शो उस वक्त छोड़ा था। मेरी वो, अगर आपकी कभी नजर पड़े सुहेला मसाब के एपिसोड के साथ, तो मैं बड़ा वहाँ पे ना गर्म काम कर रहा था, बिल्कुल चढ़ चढ़ के काम कर रहा था। इस शो में आगे मुझे उन्होंने कहा, आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा आपने बोलना नहीं है। मैंने कहा ठीक है, नहीं बोलते। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, ये करते करते 1.5-2 साल मुझे उन्होंने कहा आपने नहीं बोलना। मैं परेशान, मुझे दूसरे चैनल्स वाले प्रोड्यूसर जो मुझे कॉल आएंगे, राणा साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸ਼ੋ, ਸਾਡੇ ਕੋ ਆ ਜਾਓ, ਫਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਏਡਾ ਅੱਛਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ये हो। मैं खैर लगा रहा चुप करके, चलो। फिर जब उनका ये वतीरा है कि वो 2 आर्टिस्ट मेन उनके खेल रहे ना, 2 उन्होंने उनके पीछे बिठाए हुए हैं, वो तैयार हो रहे हैं अंदर से, वो पक रहे हैं। उनका वो कॉन्फिडेंस जो है ना, वो जो कहते हैं ना घोड़ा छड़ा यार मैनू दौड़ा भी, वो जब वो देखते हैं ना कि अब ये बागें दौड़ाना शुरू हो गया, फिर वो उसको खिलाते हैं। सही है। तो ये उनका बहुत अच्छा स्टाइल। लेकिन जब 6 महीने चुप, साल 2 साल चुप, तो इस टाइम में वो एग्जामिन कैसे करते हैं कि ये भाई इस काबिल हो गए कि इसको मैं आगे ले आऊं, या ये बात कर सकता है? नहीं, वो जब तक उनके पास 2 मेन खिलाड़ी होते हैं ना, वो उस वक्त तक पिछले को नहीं बोलने देते। उनको पता मेरे मेन खिलाड़ी बातें कर रहे हैं, कॉमेडी हो रही है, एक आध फिक्रा दे दिया, बुलवा दिया, या कोई आ गया फिक्रा वो लगवा दिया। तो इस वजह से फिर वो मैंने आपको पहले बताया ना कि पिछला बंदा बैठ बैठ के ना, वो उसके अंदर का जोश चढ़ जाता है कि यार मेरे को भी तो काम कराओ, वो फिर अपना बेस्ट देने की कोशिश में फिर बेस्ट करता। बब्बू भाई, आपने माशाल्लाह बड़ा टाइम दिया और आपने बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम किया। अब आप देख रहे हैं कि उधर एक नई टीम बनने जा रही है, सज्जाद जानी उनके मेन प्लेयर बनने जा रहे हैं। सज्जाद जानी को एज अ कॉमेडियन जो है वो किस तरह देखते हैं आप? सज्जाद जानी कॉमेडियन था नहीं, वो बन
अभी कह लें कि बन गया है, ये कह सकते हैं। लेकिन सज्जाद जानी जो है वो जिस स्टाइल का आफ्ताब इकबाल साहब के शो में काम होता है ना, सज्जाद जानी उस स्टाइल का वो नहीं, कॉमेडियन नहीं है। सज्जाद जानी साहब का एक अपना, वो पंजाबी का आफ्ताब इकबाल अपने आप को कंसीव करते हैं। सज्जाद जानी उनका एक अपना जॉनरा है, उसके वो खुद होस्ट है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो वो अपने लड़के पकड़ के स्ट्रीट फनकार जो होते हैं उनसे वो काम लेते हैं, अच्छा है। आफ्ताब इकबाल साहब के साथ काम करने के लिए बंदे को पूरा कारीगर होना चाहिए। कारीगर बन के या बन जाता उधर रह के? कारीगर बन जाता है। सही। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बात की कि बंदा चाहे जितना मर्जी कारीगर हो, उन्होंने बिठाना है पहले। सही। कि मेरे माहौल के साथ। लेकिन वो तो तब है ना कि जब उनके पास 2 मेन प्लेयर हैं। इस वक्त प्लेयर ही कोई नहीं है, इस वक्त तो ऑडिशंस हैं। हाँ, ऑडिशंस हैं, तो वो सही काम कर रहे हैं। सज्जाद जानी के जो एपिसोड्स मैंने देखे हैं बड़े अच्छे हैं। वो अच्छा खेला है सज्जाद जानी। अब आप आए हैं देशबुक में। देशबुक में एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जब छोड़ा तो आपको माशाल्लाह काफी चैनल से ऑफर होंगे। हमारी मार्केट ही बहुत छोटी है, अगर इस हवाले से देखा जाए तो कौन कौन सा चैनल चाह के राणा साहब हमारे पास आ जाए? ये जब देशबुक डिजाइन हो रहा था उस वक्त ये लोग मुझसे राब्ते में थे। मुझे ये कह रहे थे कि आप हमारा शो ज्वाइन करें, हम आपको जेन में रख के शो बना रहे हैं। तो मैं उस वक्त इनको नहीं टाइम दिया, मैं चला गया दुबई। फिर उन्होंने नसीम मिकी साहब को कास्ट किया। ये मेरे पीछे थे काफ़ी अरसे से कि आप आए आप आए, आप आ जाएं वापस, पाकिस्तान आ जाएं वापस। कुछ और भी चैनल्स थे जो मुझे कह रहे थे कि आप हमारे शो में आए। तो खैर मुझे जुनैद सलीम के साथ, जुनैद सलीम साहब जो है, मैंने इनके साथ पहले भी काम किया हस्बयाल में। तो मैंने इनको इसलिए कहने के सेलेक्ट किया कि एक तो ये इसी स्टाइल का शो करते हैं, लाइक सुहेल अहमद साहब के साथ, आफ्ताब इकबाल साहब के बाद जुनैद सलीम साहब ने उसको 12-13 साल शो को किया, ये जानते हैं। तो दूसरा ये कि मेरी उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी है, मैं उनके साथ जितना भी काम किया बड़ा अच्छा रहा था। तो ये वजह थी मेरी देशबुक को ज्वाइन करना। सही है। पिछले हमारे पास देख रहे प्रोजेक्ट में आपके साथ काफी इश्यूज पेश आ रहे थे। माशाल्लाह जब एक बंदे के अंदर काफी क्वालिटीज हो तो एक जगह बंद होके नहीं रह सकता। इस वक्त आपका देशबुक प्रोजेक्ट तो चल रहा है, इसके साथ साथ आप कौन कौन से प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं? मैं कुछ तो मेरे शोज होते हैं, इवेंट्स, स्टैंड अप कॉमेडी के, वो कर रहा हूँ। कुछ मेरा क्वाली बैंड इस वक्त बड़ा अच्छा जा रहा है, वो भी कर रहा हूँ। कुछ मैं इंशाअल्लाह ताला जल्द ही अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं किसी की कॉपी नहीं करना चाहता हूँ जैसे सब लोग कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा यूट्यूब चैनल खुद का मोनेटाइज चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उससे पैसे भी आते हैं, बहुत कम कभी आ जाते हैं, कभी ज़्यादा आ जाते हैं। तो उसको मैं इंशाल्लाह जल्दी ही कंटिन्यू करूँगा। कुछ नए आइडियाज़ लेकर आ रहा हूँ। सही। मैं बेसिकली पूछना था, पीछे में आपका एक शायद इंटरव्यू देख रहा था, आपको काफी फिल्म से ऑफर थी। अब वो ऑफर्स स्टिल वैलिड हैं कि उम्मीद है कि अच्छे प्रोजेक्ट्स आएंगे तो उनमें आप काम करेंगे? हाँ, उम्मीद है। वो अभी अवेलेबल अब तो नहीं है स्टिल मेरे पास ऑफर्स। वो टाइम था, एक निकल गया। इंशाल्लाह दोबारा मौका आएगा तो करेंगे, नहीं भी करूँगा तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान। एक हमने बड़ा ये कल्चर देखा है कि जिस तरह ये हमारे स्टेज आर्टिस्ट थे, ये पहले क्या कहते हैं थिएटर में थे, फिर टीवी पे आए, एकदम मूवीज में गए, स्विच किया, और एक देखा जाए तो बड़ा क्वालिटी वाइज कंटेंट जो है ना वो बहुत अच्छा बन रहा है। इस चीज को कैसे देख रहे हैं आप? ये बहुत अच्छा है हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्टों के लिए, खासतौर पे थिएटर के आर्टिस्टों के लिए, कि पाकिस्तान की फिल्मों में तो उन्हें को रखता नहीं था। ये हमारे अलमिया है पाकिस्तान का कि हमारी इंडस्ट्री ने शुरू से ही अपने फनकार को इजी लिया। जैसे कराची में मूवीज बनती हैं, अब कराची वालों ने तो कभी पंजाब के आर्टिस्ट को वो तरजीह नहीं दी, वो समझे यार पंजाबी है। ये वजह क्या है? ये वजह है कुछ स्टेटस का फर्क है। अब देखें आप, लक्स अवार्ड है, उनका एक अपना स्टाइल है। कराची आर्टिस्ट जितने भी आर्टिस्ट हैं उनका एक अपना स्टैंडर्ड है। वो लाहौर के जो थिएटर के आर्टिस्टों को वो कख नहीं समझते। सही है। कभी आपने लक्स अवार्ड में इफ्तिखार ठाकुर को नहीं देखा हो, नासिर चन्योटी को नहीं देखा, इवन कि उन्होंने चाहत फतेह अली खान को बुला लिया। नासिर चन्योटी या इफ्तिखार ठाकुर या नसीम विक्की बहुत बड़े नाम है पाकिस्तान के,
ये लेजेंड्स में इस वक्त आते हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा लें कि वो हमें कहाँ रेट करते हैं। बड़ी डाउनफॉल का शिकार है हमारी, ये इस सवाल से देखा जाए इंडस्ट्री। नहीं, डाउनफॉल का शिकार नहीं, मेंटली तौर पे ये डाउनफॉल का शिकार। मेंटली तौर पे फिर डाउनफॉल तो हो चुका है। हाँ, तो ये मतलब कि अगर हमारे पंजाब के आर्टिस्टों को लेके हुमायूं सईद, सुहेल अहमद साहब कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सुहेल अहमद, कराची की जितनी मूवीज हैं उसमें आते हैं। तो अब इन्होंने यहाँ नहीं काम लिया हमारे आर्टिस्टों से, जिनका मैंने पहले नाम लिया, तो वो इंडियन इंडस्ट्री ने उठा लिया उनको देखने। वो इतने पैसे हमारा यहाँ हीरो भी नहीं लेता जितने हमारे कॉमेडियन ले रहे हैं वहाँ पे पैसे। अच्छा बब्बू भाई, हम देख रहे हैं हमारे पाकिस्तान में भी एक कॉमेडी शो की जो है बहुत ज्यादा एग्जांपल दी जाती है। समटाइम कहा जाता है कि इसको कॉपी किया जा रहा है, कपिल शर्मा का शो। उसमें हम देखते हैं कि आर्टिस्ट की वैरायटी भी बहुत है, होस्ट खुद भी कॉमेडियन है, और हर चीज में कंटेंट तक में जो है वो काफी डाइवर्सिटी है। अगर आपको मौका मिलता है कि आपको कोई चैनल मौका देता है कि आप इस तरह के प्रोग्राम को होस्ट करें, तो आप किस तरह का प्रोग्राम चाहेंगे कि करें, और कौन सी टीम जो है वो डिजाइन करेंगे? देखिए, प्रोग्राम तो इस वक्त जितने भी हो रहे हैं वो हमारे थिएटर को ही तोड़ने की कोशिश की जा रही है, यानी कि थिएटर का ही आइडिया उठा के। अगर कपिल शर्मा शो है, वो आप जानते हैं सारा को, उसका उसके बनने में पाकिस्तान का कितना अमल दखल है। तो नया काम जो है, या तो आप 2 मैन शो कर सकते हैं, जैसे म्यूजिक हो चुका है ना, जैसे क्वाली हो चुकी है, गाना हो चुका है, ऐसे ही कॉमेडी भी हो चुकी है। अच्छा, उससे निकलना पड़ेगा भाई? नहीं, उससे निकल नहीं सकते आप। आप क्या कॉमेडी नहीं बताएं मुझे, कुछ भी नहीं। आपको आज आके आपको यही आइडिया सूझेगा, यार एक थिएटर ला दो, ਉੱਥੇ 2 कॉमेडियन बिठा दो, एक होस्ट होवे, वो गल्लां करे, एक गेस्ट होवे। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਾਂ ਤੇ 2 कॉमेडियन ਨੂੰ फांसी लगी होवे, नवा मारने की। आइडिया कपिल शर्मा जो कर रहा है उसी के, मतलब कि वो भी पाकिस्तान का थिएटर का ही आइडिया है। जितने भी शो टीवी पे चल रहे हैं वो आफ्ताब इकबाल साहब से बाहर नहीं आ रहे। अब जो नए बंदे शो करना चाह रहे हैं वो कपिल शर्मा से बाहर नहीं आ रहे। तो हो सकता है किसी के पास अच्छा आइडिया हो। सपोज आपके पास आइडिया है, आपको एक चैनल कह रहा है जी कि हम चाहते हैं इस तरह का प्रोग्राम करें। वो देखें, अब चैनल ही कह रहा है इस तरह का प्रोग्राम करें, तो फिर बंदे ने उस तरह का ही करना ना। आपके पास कोई आइडिया है कि आप आइडिया दें जी, नहीं इस तरह नहीं, इस तरह कर सकते हैं हम? तो मेरे पास आइडियाज हैं, लेकिन वो आ जाके इधर ही जुड़ते हैं। हम तो उस्तादों का ही काम करना हमने, उस्ताद बब्बू बराल साहब, मस्ताना साहब, सुहेल अहमद, इन्हीं का काम करना हमने। कौन सा नया, जैसे बड़े गुलाम अली खान गा चुके हैं, अब सजाद अली बड़े गुलाम अली खान को गा रहा है, वो आज की जनरेशन को नया लग रहा है। जैसे खान साहब, सलामत अली खान साहब क्लासिकल गा चुके हैं, उनका बेटा शफकत सलामत क्लासिकल गा रहा है, आज की जनरेशन को नया लग रहा है। ऐसे ही 20 साल बाद जो है ना, जनरेशन चेंज हो जाती है। हम बात कर रहे थे कि प्रोग्राम बनाते हैं, कैसी टीम डिजाइन देंगे। बाकी अब जिनका आपने नाम लिया वो तो हम में रहे नहीं, हमारे लेजेंड से वो गुजर चुके। किस तरह की टीम डिजाइन करेंगे, कौन कौन सा आप चाहते हैं ये कॉमेडियन उस प्रोग्राम में हो? जो अच्छे कॉमेडियन हो, देखें बड़ा नाम जो है ना, वो तो जरूरत होती है स्क्रीन की। बड़ा नाम आपने स्क्रीन खड़ी भी करनी है, आपने व्यूअर को रोकना भी है। उसमें नए लोग भी होने चाहिए, अच्छे काम करने वाले। और आइडियाज आज आगे यही होगा जो मैंने आपको बता दिया। ज्यादा से ज्यादा आप कॉमेडियन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कॉमेडियन क्या कर सकता है, कॉमेडियन गेटअप कर सकता है, वो बातें कर सकता है, वो जुगते कर सकता है, सांस में 20 गेस्ट को वो नोक चोक कर सकता है, तंज कर सकता है, मजाक कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर से बाहर नहीं आप आ सकते जो स्टाइल चल रहा है नया। आप देखें वो जो हाशमी लड़का, क्या नाम उसका, ताबिश हाशमी, अगर वो मतलब के एज इट इज कपिल शर्मा की कॉपी कर रहा है, उसके बाद 1-2 और शो शुरू हुए हैं, वो भी एज इट इज कॉपी हो रही है। ताबिश हाशमी जो है, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि लाहौर के एक्टर, कराची के एक्टर, ताबिश हाशमी को एज अ कॉमेडियन किस तरह देखते हैं? उनका कंटेंट डिफरेंट देखते हैं बाकी कॉमेडियन से? ताबिश हाशमी, अच्छा हमारे पाकिस्तान में प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पे जो अंग्रेजी बोलता है ना, उसको आप बहुत बड़ा कारीगर समझते हैं। आपके सामने यहाँ का बंदा अंग्रेजी शुरू कर देना, असी एवं उसके सामने मस्कीन हो जाना। सही है, क्योंकि हमारी 100 साल से गुलामी ज़ेन है। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਲਾਮ ਆ।
ये कराची हाइट्स वाले क्या है, सारे सेट पे अंग्रेजी बोलते हैं, काम वो वही कर रहे हैं जो फिल्म पंजाबी है, सेट पे अंग्रेजी बोली जा रही है, फिल्म उर्दू है, सेट पे अंग्रेजी बोली जा रही है, अंग्रेजी बोली जा रही क्या वो अपने अफसर स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है। है। तो ताबिश हाशमी, मैं उसे कहता हूं कि वो कॉमेडियंस का हनी सिंह है। इसको मैं क्या समझूं, तारीफ समझूं? जैसे हनी सिंह के आप पहले गाने सुन लें स्टार्ट में, जहां से वो हिट हुआ है, वो गाने क्या थे आपको शायद याद हो। मैं समझ गया 18+ गाने थे। 18+ गाने थे, बोल्ड गाने थे, सीधियां गाड़ा सी। हाँ जी। ताबिश हाशमी के आप पहले सोशल मीडिया पे जितने इसके शो आ रहे हैं, टीबीएच वगैरह, उसमें कितनी कितनी बोल्ड बातें की लड़कियों से। हम थिएटर वाले करें तो वो सब कहेंगे यार ये बड़े गंदे है, यार इन्होंने शर्म नहीं आती। ताबिश हाशमी ਨੂੰ क्लैपा कर रहे हैं सारा कराची भी, सारा पाकिस्तान। क्या सिर्फ डबल स्टैंडर्ड सिर्फ वो अंग्रेजी बोल रहा है, वो लक्स अवार्ड से जाता है, उन्होंने एक अपना निजाम है। ताबिश हाशमी साहब ने इतनी इतनी गंदी बात की हुई है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं अभी वो आपके स्क्रीन पे वाकई नहीं बता सकता हूँ। एक लड़की को वो क्या कैसी कैसी बात कर रहा है, लड़की गेस्ट है, उसको कह रहा है आपकी शादी जब हुई तो फिर आपके खामद ने ली आपकी क्लास। ये देखे ना कितनी ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਨਾਲ ਚਿੱਤਰ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਹ 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 ਤਾबिश हाशमी क्या बात है। सो डबल स्टैंडर्ड पाकिस्तान में बड़ी देर ਦਾ ਹੈਗਾ। अच्छा, जिस तरह आप थिएटर की बात कर रहे थे, अब तो ये चीजें ऑन और राहत फतेह अली खान साहब को उसने इतनी बुरी बात की ताबिश हाशमी ने। आप इंडिया में अमिताभ बच्चन को ऐसी बात करके दिखाएं, आप लता जी को ऐसी बात करके दिखाएं, आपको फारग कर देंगे, इंडस्ट्री से निकाल के बाहर फेंक देंगे। उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब को उसने इतनी बुरी बात की, वो जी आपको उन्होंने पता नहीं क्या बना के, ठीक है, तो वो बात चल गई टीवी पे, ऑन एयर हो गई यार, टीवी पे बात चली है वो। अच्छा बब्बू भाई, आप नहीं समझते कि इसमें समटाइम्स कंटेंट का कसूर नहीं होता या क्रिएटर का कसूर नहीं होता, इसमें व्यूअर्स का कसूर होता है, देखने वालों का, सुनने वालों का? नहीं, उस्ताद कहा करते थे ऑडियंस को आप जो दिखाएं वो देखती है। ऑडियंस को आप अच्छा काम दिखाएं, अच्छा काम देखेगी। ऑडियंस को आपने लगाना है, जब आपने कहना ना अस्सलाम वालेकुम मैं हूं फलाना होस्ट, वहां से आपने उसकी बेस रखनी है शो की कि मैं इसको किस तर्ज का बना रहा हूँ। ऑडियंस ने तो देखना है। अब ये जो हमारे शोज इसी स्टाइल के शोज हैं, आफ्ताब इकबाल साहब, इसमें भी बड़ी बड़ी किसी टाइम बोल्ड बात हो जाती है, तो वो चल भी जाती, ऑडियंस देख भी लेती है। पहले ज़माने में जब हम बचपन में थे ना, इंडियन मूवी के अंदर को गाना आता था तो बुजुर्ग कहते सी अगे कर दो, वो गाना अगे फॉरवर्ड कर दी जाता सी, मतलब कि वो फैमिली च बह के ना उन्होंने कहना गाने अगे लगा, गाने आगे कर दे। बिल्कुल, वो गाने हुण तुसी घर बैठे होंदे हो, तुहाडी फैमिली बैठी होंदी है, मैं आप अक्सर बैठ के सोचना फैमिली बच्चों च बैठा होना, टीवी के उत्ते बोल्ड ड्रेस चल रहे होंदे, सब देख रहे हैं बैठ, मतलब कि दौर के हिसाब से जमाना बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, जनरेशन बदल रही है। बड़ी बात को भी हम जो है ना वो छोटी समझते हैं, गाली को भी कोई मतलब वो इतनी बुरी बात नहीं समझते। सही, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट जो है वो नोटिस करवाया कि ताबिश के भी शो में चल रहा है, हम करें तो उसमें मसला आ जाता है, ये थिएटर अच्छी चीज नहीं है। मुझे बताइए, कॉमेडी का, थिएटर का और ये वल्गैरिटी का ताल्लुक खत्म हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखिए, जू मैनी जो बात है ना, जू मैनी के दो मतलब होते हैं बात के, जो आप बात करते हो ना, जो एक बात 20 साल के बच्चे को समझ आ जाती है, एक उसके सर से गुजर जाती है, वो 35 साल वाले को सिर्फ समझ आएगी। 20 साल वाला उसको अपने हिसाब से बात को लेके हंसेगा, 35 साल वाला अपने हिसाब से लेके, जो 65 वाला उसको अपने हिसाब से समझेगा। जू मैनी बात का ये होता है। तो जू मैनी का होता है, मार्जिन होता है कि आप डबल मीनिंग बात कर सकते हैं, लेकिन वो बोल्ड गंदी ना हो, ये है जो बिल्कुल गंदी ना हो, बिल्कुल बोल्ड समझ सामने ही उसका। जैसे आप आजकल फैसलाबाद के थिएटरों के क्लिप देख रहे हैं, फैसलाबाद के जो थिएटर्स, ये राशिद कमाल आफ्ताब इकबाल साहब की टीम में जो लड़का जाके बैठा है आज, उसके आप क्लिप्स तो दिखें, शॉर्ट्स,
वो क्या क्या बातें की हुई है उन्होंने, कितनी कितनी बोल्ड बात थिएटर पे की हुई है। यानी कॉमेडी में जूम आईनी बात हो जाए, डबल मीनिंग हो जाए, हाँ लेकिन लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल्ड बोल्ड ना हो। बोल्ड बात नहीं होनी चाहिए कि डायरेक्ट ही आप तुसी कह रहे हो कि हाँ फिर। सही है। अभी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया स्टैंड अप कॉमेडी का, कि आप करते रहे, होती रही। पाकिस्तान में इसका कल्चर देख रहे हैं, कोई फ्यूचर देख रहे हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी का पाकिस्तान में कोई है? आहिस्ता आहिस्ता हम इसका रुझान हर जगह पे देख रहे हैं कि हो रही है। यार पाकिस्तान के जब तक हालात अच्छे नहीं ना होंगे, हम जब तक एज कॉम हैप्पी नहीं होंगे, उस वक्त कुछ चाहे स्टैंड अप हो चाहे लम्बे पै के कॉमेडी करी हो, हमारा ऑडियंस हमारी आवाम इतनी स्ट्रेस का शिकार है, उनको कोई चीज अच्छी नहीं लगती। नुस्खा है कोई आपके पास ऑडियंस को हैप्पी करने का? ਮੈਨੂੰ ਆਡੀਅנס ਹੈਪੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਇੰਟਰਟੇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰਿਲੈਕਸ ਮਾਈਂਡ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 35,000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਰਹਿਣੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੱਸਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਨਾ, ਉਲਟਾ ਉਹਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ੋਅਬਿਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਜ਼ 100 ਫਿਲਮ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। साढ़े इधर 2 फिल्मों की ओपनिंग भी नहीं होती रोज। मुश्किल से ही होती है। मुश्किल से होती है। हमारे आज भी आप बारिश स्टूडियो एवेन्यू स्टूडियो चल जाए, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਚੇ ਕੁੜਤੇ ਉਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸੁਲਤਾਰਾ ਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਭਾਈ 2.5 ਲੱਖ 'ਚ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। वो यार केड़ा दौर है 2.5 लाख फिल्म बनाना। जब आपने कहा जमाना बदल गया, हर चीज बदल गई, तो ये चीजें क्यों नहीं बदल रही? गुर्बत, पैसे ही है नहीं। मैं 1-2 दफा मैंने पहले भी ये बात मेंशन 1-2 जगह पे की, जो पाकिस्तान में इन्वेस्टर है ना, क्योंकि हमारे शोबिस की बात कर रहा हूँ कि शोबिस को समझा जाता है कि ये ना अगेंस्ट इस्लाम काम है, यानी कि इन्होंने हराम दी कमाई। सही है ना, सीधे लफ्ज़ अगर समझाने वास्ते कहा जाए, ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਗੁਨਾਹ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਘਰੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰੀ ਚੱਲਾਂ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹਰਾਮ ਦਿਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਚਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਹਮਾਇੂ ਸਈਦ ਵਗੈਰਾ, ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਬ ਸੀ। कोई आसार है कि दोबारा से जिंदा होगी? उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद ही की जा सकती है। हाँ, उम्मीद ही की जा सकती है, बता नहीं सकते कब वो। अच्छा, आपकी हमने थिएटर की कहानी सुनी, बड़ी हादसाती तौर पे आप थिएटर की दुनिया में आ गए, शोबिस की दुनिया में आ गए। म्यूजिक का क्या था? क्या ये भी हादसा था, शौक था, किसी ने सिखाया? म्यूजिक तो मैं बचपन से ही जो करता आ रहा हूँ, फिर मैंने सीखा भी, इसकी मैंने क्लासेस भी ली, हारमोनियम, तबला, ढोलक, ये मैंने लर्न अभी तक कर रहा हूँ, मुझे आया तो नहीं। तो ये म्यूजिक या इंसान के अंदर होता है या नहीं होता, आपको पता ही है, इसलिए बस थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। कव्वालियों का एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है? बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा। मैंने जो पहले मैंने 2008 में शुरू किया था ये कव्वाली बैंड अपना, तो मैंने क्लोज कर दिया, लाहौर आ गया। फिर अब मैंने 19-20 में मैंने फिर शुरू किया है, 20 में शुरू किया था कोविड से पहले। बहुत अच्छा रहा है, चल रहा है बड़ा अच्छा, शोज वगैरह आ रहे हैं। हमें क्या सुना रहे हैं आप? ਤੁਹਾਨੂੰ मैं खरियां सुना रहा हैं। चलो पहले वो सुना दो, फिर कव्वाली सुना दो भी। नहीं, कव्वाली भी सुनावांगे, नो प्रॉब्लम। सुना दे फिर कोई जो आपको सबसे अच्छी लगती है। ये आपको एक छोटी सी गजल सुना रहा हूँ मेरे नूर जहाँ की, ये मुझे फरमाइश भी थी खावर भाई की। La
भर न जाए कहीं ओ नियते शौक भर न जाए कहीं तू भी दिल से उतर न जाए कहीं नियते शौक भर न जाए कहीं होना मिला कर उदास लोगों से ना मिला कर उदास लोगों से हुस्न तेरा भी ढल न जाए कहीं हुस्न तेरा भी ढल न जाए कहीं तू भी दिल से उतर न जाए कहीं नियते शौक भर न जाए कहीं। क्या बात है, Thank you. क्या बात है सर, बहुत मजा आया। टाइम की कमी है वरना हमने थोड़ा सिर्फ बहुत बस। नियत शौक नहीं सुननी थी। अच्छा अच्छा अब हमने तो आपसे कहा आपको था- एक और चीज सुना दो। जी प्लीज। शामिर पर चैना दना रे ना रे ओ सानू एक पल चैन ना आवे सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना ओ सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना साडा कलिया दिल नहीं लगना साडा कलिया दिल नहीं लगना सजना तेरे बिना है सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना ओ सानू एक पल राती मैं जगावां दिया अंजुआ दे तेल दा मैं राती मैं जगावां दीवा अंजुआ दे तेल दा आयो रब्बा सजना नू छेती क्यों नहीं मेलदा सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना खुदा दुश्मन किसे नू इजरदा रोग न लावे हो जमाना मारदा ताने जुदाई जान पई खावे सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना
सजना तेरे बिना तन भी प्यासा मन भी प्यासा प्यासे दो नैना तू आवे ते जान ना दे जावे ते मर जावा सन क्या एक पल चैन बहुत- न आवे सजना तेरे जुकाम भी हुआ थोड़ा सा क्या बात है, बहुत खूब। Thank you. आपने सुना तो दिया, लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं ना, चस आ गई है, लेकिन अब टाइम की कमी है। हाँ जी, हाँ जी। बात खत्म करते हैं, लेकिन आपने कहा था मैं खड़ियां खड़ियां भी सुनावांगा, ते तीन खलोते हैं, ला दियो कुछ। हाँ नहीं माशाल्लाह, कोई बात नहीं, हम सुनना भी चाहेंगे और ये खुद भी सुनना चाहेंगे। ये नहीं तीन मेरे साडे कैमरा खावर भाई बहुत माशाल्लाह ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਕੱਦ अच्छा ਇਹ ਜਾਂ ਊਂਠ ਨੂੰ ਬਗਲ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਚੁੱਪ ਜਿਹੇ ਨੇ रियाज भाई कहते हैं ਹਾਂ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕੈਮਰਾ ਚੁੱਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ क्यों दानियल भाई? ਦਾਨੀਅਲ ਭਾਈ ਅੱਛੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਖਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू बाबू भाई, बहुत मजा आया। इंशाल्लाह मैं तो चाहूंगा कि हम फिर कभी बैठें जब हाँ जी, हाँ जी, आखिर में एक दाएं बस टाइम हो। मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप आखिर में कोई मैसेज दें। मैं यही सबसे कहूँगा कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत शुक्रिया जी। चैनल का नाम जब मेन स्ट्रीम मेन स्ट्रीम चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और ये खावर भाई ये मेरे साथ ਅਸੀਂ इंशाल्लाह ताला जल्दी ही किसी प्रोजेक्ट ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਤੇ अल्लाह ताला ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇਗੀ दूसरा पाकिस्तान वास्ते दुआ करो पूरी दुनिया वास्ते दुआ करो अमन होवे सारी दुनिया ਤੇ एक दूसरे ਨੂੰ ਅਸੀਂ बर्दाश्त करिए ਤੇ करम बहुत शुक्रिया बाबू भाई, बहुत मजा आया। और आप लोगों से भी मैं फीडबैक चाहूंगा। अगले शो में अगले गेस्ट के साथ मिलेंगे फिर से। अल्लाह हाफिज।